हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करा कि इनकम टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स के स्लैब्स और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर बाकी सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारे को वो सब छोड़ो, आप हमारे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दो, जैसे आपने पहले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और बाकी सारे सब्जेक्ट से बनाए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं और जितना आपसे हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को ढूंढने में और देखने में। तो आप शेयर कीजिए और हम पूरी वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 17 to 20 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मेरे को लगेगा कि अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं बाकी क्वेश्चंस पे आपको बाय डे आफ्टर टुमारो मिल जाएंगे। तो आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट कौन सा लगा हुआ है। पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगा हुआ है। तो 1961 में जब एक्ट लगा, एक्ट हमारा 1961 में लगा, तो पास भी तो 1961 में हुआ होगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट पास कब हुआ? 1961 में। ठीक है, कब पास हुआ? 1961 में। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू द फोर्स ऑन। इनकम टैक्स एक्ट फोर्स कब हुआ, मतलब कब से लागू हुआ? तो लागू हुआ ये 1 अप्रैल 1962 से। हमारा जो प्लान था, प्लान पास का हुआ 1961 से, तब उसका 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 रख दिया। बट इम्प्लीमेंट हुआ ये 1 अप्रैल 1962 को। आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा कि पास कब हुआ 1961, और दूसरा क्वेश्चन क्या नाम है, फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 1962 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड इन। इनकम टैक्स रेट फिक्स कहां पे होते हैं? फिक्स्ड इन किसके रेट उसमें होते हैं? तो ये फिक्स होते हैं फाइनेंशियल एक्ट में। फाइनेंशियल एक्ट में इनकम टैक्स के रेट फिक्स होते हैं कि कौन सा आदमी कितनी इनकम कमा रहा है, तो उसे कितना टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कौन देगा? फाइनेंशियल एक्ट के अंदर ये लगेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन विद द एज ऑफ डैश और मोर इज कंसिडर्ड एज सुपर सिटीजन। आपको पता है कि रिटायरमेंट की एज कौन सी होती है? 60 ईयर्स। ठीक है, तो 60 ईयर्स में एक इंसान सीनियर हो जाता है। बट यहाँ पे बात आती है सीनियर सिटीजन की। जब एक इंसान को डबल बेनिफिट मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एज को क्या बोलते हैं? उसको कितने साल का हो जाता है? जब 80 ईयर्स का हो जाता है, तब उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे अगर उसकी पेंशन आ रही है, तो पेंशन उसकी अगर 10,000 आ रही है, तो 80 ईयर्स के बाद में वो 15,000 आनी शुरू हो जाएगी, 1.5 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें बेनिफिट देती है। तो वो कौन सी एज है? वो 80 ईयर्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो जरा ध्यान से पढ़ना। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, रिबेट क्या होता है? सबसे पहले रिबेट देख लेते हैं। देख होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है परसेंटेज में। जब हमारे को कोई चीज वापस मिलती है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट है तो वो परसेंटेज में होगा, और रिबेट है तो वो रुपीस में होगा। तो जो इनकम टैक्स का रिबेट है, वो कौन से सेक्शन के अंदर हमारे को बताया गया? तो वो कौन से सेक्शन में बताया गया है? 87A के अंदर वो डिफाइन किया गया है। कौन सा? क्या? रिबेट इनकम टैक्स का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इनकम अर्न इन द ईयर इज टैक्सड इन द सेम, सॉरी स्पेलिंग टैक्स की गलत हो गई। टैक्सड इन द सेम ईयर इट इज कॉल्ड। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम इनकम टैक्स देंगे, तो वो प्रीवियस ईयर का देंगे। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया, अपनी पहली और दूसरी वीडियो अगर आपने देखी हो, कि इनकम टैक्स का रेट जब भी हम देंगे, तो वो प्रीवियस ईयर का देंगे। मतलब जो हम इस साल टैक्स देंगे, तो वो पिछले साल जो हमने पैसा कमा चुके हैं उसका टैक्स देंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हमने उसी साल कमाया और उसी साल में हमने एडवांस टैक्स दे दिया, तो उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? उस टैक्स को बोलेंगे हम एक्सीलरेटेड असेसमेंट। उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा एडवांस टैक्स या एडवांस असेसमेंट, बट हम एडवांस असेसमेंट लगाएंगे तो वो गलत होगा। इसका मतलब होता है एक्सीलरेटेड असेसमेंट, कि हमने पहले से ही चीज का पता लगा लिया कि हम इस साल में इतना पैसा कमाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सीलरेटेड असेसमेंट। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरचार्ज इज लिविड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड। सरचार्ज कब लगता है हमारे टैक्स पे? दो चीजें हैं, एक है हमारी सरचार्ज और एक होता है सेस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना बहुत जरूरी है। सरचार्ज और टैक्स दोनों हम टैक्स पे लगाते हैं, एडिशनल टैक्स लगाते हैं। तो वो कब लगाते हैं? जब 1 करोड़ के ऊपर जब हमारी इनकम हो जाती है। 1 करोड़ के ऊपर जैसे ही हमारी इनकम होगी, तो हम उस पर क्या लगाना शुरू कर देंगे? सरचार्ज या सेस। तो अब सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है? जो दो अलग अलग नाम है और है दोनों टैक्स, एडिशनल है तो दोनों टैक्स है, तो क्या क्या डिफरेंस है?
तो सरचार्ज मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है कि भाई तुम सरचार्ज दो, बट हम तुम्हारे को रीजन नहीं बताएंगे कि हम किस चीज का पैसा ले रहे हैं तुमसे, हम उन पैसों को कहाँ यूज करेंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं सरचार्ज। जब हमें पता नहीं होता कि हम पैसों को कहाँ यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं सरचार्ज। बट जब हमें पता हो कि हमारे को पैसों को कहाँ यूज करना है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एजुकेशनल सेस इज चार्ज एट द रेट ऑफ। एजुकेशनल सेस कितने का लगता है, रेट कितने रेट का लगता है, वो 3% का लगता है। तो इसमें हमारे को पता था कि एजुकेशनल के लिए हमें पैसा देना है, तो इसमें हम यहाँ पे एजुकेशनल सरचार्ज नहीं बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे एजुकेशनल सेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका कि एजुकेशनल सेस कितना लगता है। एजुकेशनल सेस लगता है 3%, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी स्टैंड फॉर। सीबीडीटी किस पे स्टैंड करती है, क्या उसके फुल फॉर्म है, तो उसके फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल ब्यूरो मैंने बोल दिया गलती से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपको ब्यूरो का भी ऑप्शन आएगा, ब्यूरो पे आपको क्लिक टिक नहीं करके आना है, आपको टिक करना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोस अब्रॉड, अगर कोई सिटीजन है वो अब्रॉड चला जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, रोजगार के पर्पज से, ही मस्ट स्टे इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट डैश डेज टू बिकम द रेजिडेंस। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब कोई इंसान यहाँ पे, अगर कोई इंसान यहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है, मतलब यहाँ का रेजिडेंशियल है या नहीं है, और अगर वो पैसा कमा रहा है हमारे देश में, तो यहाँ पे टैक्स देगा। तो इसका वाइस वर्सा होगा कि हमारे देश का नागरिक अगर बाहर पैसा कमा रहे तो वो बाहर डायरेक्ट टैक्स देगा, इनकम टैक्स देगा। तो अगर वो हमारे देश में वापस आ गया, काम करने लग गया, तो उसे मिनिमम कितने दिन तक काम करना पड़ेगा, तो उसे मिनिमम 182 डेज और 6 मंथ तक काम करना पड़ेगा, हमारे देश में रहना पड़ेगा दोबारा से, अगर उसे हमारे देश का दोबारा रेजिडेंस बनना है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। ओके, हमारे को इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर हमारे को दोबारा रेजिडेंस बनना है तो 182 डेज और 6 मंथ में हमारे को उसकी एप्लीकेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हु इज द एसएससी इन द केस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के केस में हमारी एसएससी मतलब कौन एसएससी बनेगा, एसएससी मतलब एसएससी इज द पर्सन। एसएससी कौन है, एसएससी इज द पर्सन हु पे द टैक्स। एसएससी कौन है, वो पर्सन जो टैक्स को पे करता है। ठीक है, एसएससी इज द पर्सन जो टैक्स को पे करता है, इंडिविजुअल। एचयूएफ, एचयूएफ की फुल फॉर्म होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसे भी लिख लीजिए आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एचयूएफ की फुल फॉर्म है। अगर हमारा एसएससी है वो एचयूएफ है, मतलब एचयूएफ में एसएससी कौन होगा, एचयूएफ में मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो उसमें एसएससी किस पे हम टैक्स को पे करेंगे, तो उसमें हम कर्ता के ऊपर टैक्स को पे करेंगे। ओके, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स आर स्टार्टेड इन द सेक्शन डैश। इनकम टैक्स एक्ट में कौन से सेक्शन से एग्जेम्प्टेड, डिडक्शंस को एग्जेम्प्टेड करा गया, मतलब टैक्स को निकाला गया कि हाँ चलो ठीक है, इसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम इस पे टैक्स को नहीं लगाते। अच्छा, ये विकलांग है, डिसेबिलिटी है, तो इस पे हम टैक्स को नहीं लगाते क्योंकि उस पर डिडक्शन लगेगी। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर एग्जेम्प्टेड है, ये सारे सेक्शन 10 के अंदर आते हैं। जितने भी आपको डिडक्शन मिलेंगे, जो भी इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सेक्शन 10 के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, यही तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 सोर्सेस मैंने आपको बताए थे, 5 इनकम के सोर्स बताए थे। तो ये 5 सोर्स में से इनकम फ्रॉम सैलरी किसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक एक्सप्लेन किया गया है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, जितना कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए और मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से बना पाऊंगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या है इनकम टैक्स की, तो जब मैंने आपको अभी बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वही क्या है इसकी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ द एसएससी इज लिविंग इन ओन हाउस, एचआरए इज। एचआरए, अब एचआरए एक टर्म आया आपका, एचआरए की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, हाउस रेंट अलाउंसेस।
हाउस रेंट अलाउंसेस। इसकी फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंसेस। क्या होता है, जब भी एक ऑनर होता है, मतलब एक आदमी होता है, वो काम करता है कहीं पे भी, तो उसको कहीं कहीं कंपनी उसको हाउस रेंट का अलाउंस देती है। अब इधर या तो उसका अपना घर होगा या उस शहर में, या वो रेंट पे रहेगा। तो जब रेंट पे रहता है तो वो हाफ थोड़ा टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो कुछ पेमेंट देता है। बट अगर वो अपने घर में ही रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, क्वेश्चन है कि अपने घर में रह रहा है और उसे एचआरए मिल रहा है, तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। वो पैसा किसके अंदर ऐड होगा, उसकी सैलरी के अंदर ऐड होगा। फॉरेन अलाउंसेस इज अ, जो हमारे को कोई कम लोग होते हैं कि जो बाहर ब्रॉड जाते हैं तो उनको पैसा मिलता है, फॉरेन का अलाउंसेस मिलता है, तो वो क्या है, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, उस पर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो वाला टैक्स वो बाहर जाके खर्च करेगा। वो जो पैसा मिला उसे बाहर जाके खर्च करेगा, वो कंपनी की तरफ से जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि तुम कंपनी की तरफ से जा रहे हो तो तुम्हारे पे उस चीज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, अब किसी के 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, वो सब पे तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती ना छूट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, एजुकेशन अलाउंसेस कितने बच्चों पे लगेगा, सिर्फ 2 बच्चों पे लगेगा, सिर्फ 2% पे लगेगा एजुकेशन अलाउंसेस। किसी के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में से उसको छूट मिल जाएगी जो उनकी वो फीस देते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरी वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट था ये इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका 8 अप्रैल को एग्जाम है, जैसे मेरे को पता लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप शेयर कीजिए इस चीज को, जिससे मैं ज्यादा ज्यादा वीडियो मैं कल ही नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, अगर आपने इस वीडियो को आज प्यार करा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए इसको।